जनाब, आज क्या बात की जाए? इस बारे में बात की जाए कि नए इंटरव्यू में हमारे लाडले कप्तान ने क्या गुल खिलाए हैं? या इस बारे में बात की जाए कि अब कौन-सा पाकिस्तानी नेशनल एसेट ज़ब्त हो गया है? या ये बात की जाए कि दुनिया में कहाँ-कहाँ आज जग हँसाई हो रही है? शायद ज़्यादा मौज़ू हो कि हम बात करें कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? किसी भी मर्ज़ का इलाज तभी किया जा सकता है जब मर्ज़ का डायग्नोसिस सही तरह से हो जाए। और मैंने बारहा कहा है कि पपेट वज़ीर आज़म हो, पपेट हुकूमत हो, कठपुतली तमाशा हो, तो वो एक शख्स की गलती या खुदपरस्ती नहीं होती। इमरान हो या कोई और कठपुतली हो, वो इस माशरे में से निकला है। और सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, हमें इस किस्म के किरदार, इस किस्म के कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। हैरत की बात यह है कि एक ज़माना था कि हम दुनिया के वज़राए आज़म, दुनिया के हेड ऑफ़ स्टेट्स को बहुत इम्प्रेस होके देखते थे। हम देखते थे कि मार्गरेट थैचर कितना अच्छा बोलती हैं, हालांकि वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से थी। हम देखते थे कि रोनाल्ड रेगन जैसे शख्स, जो कि एक्टर, हॉलीवुड के एक्टर थे, वो कितनी माकूल बातें करते थे। जिमी कार्टर हो या महातिर इंदिरा गांधी हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हमारी माजी ग्लोबल हिस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे हेड्स ऑफ स्टेट्स, लीडर्स हैं जो कि वाकई इम्प्रेसिव थे और अपने ममालिक के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरे। हमारी खुश नसीबी समझें या बदनसीबी समझें कि पाकिस्तान में हम बहुत सी बातों का गिला करते हैं। मैं तो बहुत ही शिकवा करती हूँ पाकिस्तानी कौम से, लेकिन ये भी सच है कि पाकिस्तान को 73 साल हो चुके हैं और बावजूद इसके कि बार बार मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स आईं, बार बार हमने गैर मुल्की एजेंडे के लिए अपनी धरती को कुर्बान किया, हमारे मुल्क में सिविलियंस और वर्दी वालों की शहादतें हुईं, हमारी माँओं ने अपने जवान बच्चों की लाशों को गले से लगाया और बर्दाश्त किया सब्र के साथ। बावजूद इसके कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसकी वजह से हमें नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम हुआ है, बावजूद इसके कि हमारे मुल्क में जो मुहिब्बुल वतन थे उनको गद्दार कहा गया, कुछ को फांसी पे लटका दिया गया, कुछ को मुंतखब और बहुत मकबूल होने के बावजूद गोली का निशाना बना दिया गया। हमारी आंखों के सामने उनको बम धमाकों में, टारगेटेड असैसिनेशंस में मार दिया गया। बावजूद इसके कि सेक्टेरियन वायलेंस, फ़िरकावारियत या मईशत को बार बार तबाह करने की कोशिश की गई, बावजूद इसके कि वो लोग जिनके हाथों में मुल्क की भाग दौड़ या हमने दी या उन्होंने ज़बरदस्ती ले ली, उन्होंने मुल्क से मुहिब्बुल वतनी कम और मुल्क के असासों को नुकसान ज़्यादा पहुंचाया। आज रेकोडिक सोने का ज़ख़ीरा, तांबे का ज़ख़ीरा, आज उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक वर्दी वाले डिक्टेटर ने जब वर्दी उतारी भी और प्रेसिडेंट के रूम पे भी आया तो उसने हमको रेकोडिक जैसे तोहफे दिए, आइन को तोड़ने जैसे तोहफे दिए, कारगिल का तोहफा दिया। आज वही रेकोडिक जिसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बैनुल अक़वामी सतह पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आज वो हम उसके ऊपर एक बहुत भारी पेनल्टी, जुर्माना
ادا کرنے جا رہے ہیں، $6 بلین کا ہرجانہ. اور جب وہ پینلٹی ہم نہیں پے کر سکتے تو ہمیں ہمارا دوسرا اثاثہ منہیٹن کا روزویلٹ، پیرس کا اسکرائب ہوٹل، وہ دونوں بھی اسی ریکوڈک کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں، منجمد کر دیے جاتے ہیں. پھر ہم منتخب وزرائے اعظم، ایک ایسے وزیر اعظم کے پیچھے احتساب کے ادارے کو لگاتے ہیں. 2000 سے 2003 تک ایک ڈکٹیٹر ایک بین الاقوامی فرم کو، براڈ شیٹ LLC کو منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، ڈھونڈتا ہے، بناتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، اور اس کو کہتا ہے کہ نواز شریف کے اثاثے ڈھونڈو. نواز شریف کے اثاثے تو نہ ملے. نواز شریف نے جو لوٹی ہوئی دولت تھی وہ تو ہم بازیاب نہیں کر سکے، دریافت نہیں کر سکے. ہاں، ہمیں براڈ شیٹ کو بھی اب ہرجانہ دینا پڑ گیا ہے. اور تو اور ایک غیر ملکی شخص ہمارے ہی چہیتے وزیر اعظم کے چہیتے اسپوکس پرسنس کو بہت بڑے بڑے القابات دے رہا ہے، اور یہ بھی صلاح مشورہ دے رہا ہے کہ میں تو عمران خان کو کہوں گا کہ ان کو اٹھا باہر کریں، فائر کریں. بین الاقوامی شخص یہ کہہ رہا ہے، بلکہ بین الاقوامی نہیں، غیر ملکی کہنا چاہیے. اور جتنی بقول نواز شریف کے تیز رفتاری سے ان کے اثاثوں کے پیچھے نیب، چاہے مشرف ہو یا عمران خان کی حکومت ہو، نیب ایکٹیو ہو جاتی ہے، کورٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آج نواز شریف نے کہا کہ جس تیز رفتاری کے ساتھ اور جو بھگدڑ مچی تھی واٹس ایپ پہ، کس طرح سے MI اور ISI کے افسران کو شامل کیا گیا، GIT تشکیل دی گئی، وہ ارجنسی کیوں نہیں دکھائی دیتی عمران خان کی فارن فنڈنگ کیس میں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں، ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں عجیب عجیب کردار دنیا کے مختلف ممالک میں حکومت کر رہے ہیں. پاکستان تو چھوٹا سا ملک ہے، یہ عمران صاحب کو بہت بڑا لگتا ہے. ان سے 21 ملین لوگ نہیں سنبھالے جاتے. مصیبت پڑی ہوئی ہے، کلارکس پیسے مانگ رہے ہیں. ہم ان کو نہیں بتائیں گے کہ انڈیا میں تو 1.3 اور چائنا میں تو 1.4 بلین لوگوں کی پاپولیشن ہے. ان کی آبادی تو ہم سے بہت زیادہ ہے. وہ کیسے سنبھال رہے ہیں؟ ہم اس لیے نہیں کہیں گے کہ عمران ہو یا ٹرمپ ہو، بولسنارو ہو یا دیگر ممالک میں جتنے بھی لوگ ہیں، تمام اس معاشرے کی پیداوار ہیں. ٹرمپ کا الیکٹ ہونا ہی ایک چمتکار سے کم نہیں تھا. اس کے بعد بورس جانسن کا آنا، اس سے پہلے بریکسٹ کا ہونا، یہ بھی عجیب سی بات لگتی ہے. اور اگر UK جیسے ملک میں، برطانیہ جیسے ملک میں بریکسٹ ہو سکتا ہے، اور USA دی اپ ہولڈر آف ڈیموکریسی جیسے ملک میں ٹرمپ جیسا بندہ آ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد آ کے مزید ایسی باتیں اور ایسی انتشار پسندی، اشتعال انگیزی ہو سکتی ہے، تو پاکستان بیچارہ، وہاں عمران کا آنا اور ہمارے اثاثوں کا ضبط ہونا، PIA کا پلین ملیشیا پہ گراؤنڈ ہو جانا، کوئی اتنی بڑی بات یا اتنی حیرت کی بات نہیں ہے. ہمیں روٹ کاز پہ جانا پڑے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پاپولسٹ
डेमोक्रेसी का तरीका है, जो कि डेमोक्रेसी है भी नहीं, जो कि एक किरदार पे और एक कल्ट फॉलोइंग पे बेस्ड है, जिसमें अना परस्ती, खुद परस्ती और सेल्फ मोटिवेटेड इंटरेस्ट हैं, जिनके साथ कुछ बड़े इस किस्म के लोग और बिजनेसेस अटैच्ड होते हैं, जिनका मफाद उस मुल्क के मफाद से बढ़ के होता है। तो ये हैरत की बात नहीं है। यूएसए में भी यही हुआ, और मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि 1970 की दहाई के बाद जो हमारी उम्मीदें थीं दुनिया से कि जमहूरियत आएगी मुख्तलिफ ममालिक में, वो उम्मीदें हमारी पाश पाश हो गईं। यूएसएसआर, सोवियत यूनियन कहें, जब टूटा तो उसके बाद भी लोगों का ख्याल था कि डेमोक्रेसी जगह जगह फैलेगी, लेकिन ना हमने यूक्रेन में देखा, ना हमने टुनीजिया में देखा, ना वहाँ पे देखा जहाँ अमेरिकन जमहूरियत फैलाने की नीयत से घुस आए थे। अफ़गानिस्तान और इराक़ का हाल आपके सामने है। सीरिया की तरफ अब हम क्या तवज्जो दिलाएं। ऐसे में लाउड पर्सनालिटीज़, ऊंचा बोलने वाली डिक्टेटोरियल पर्सनालिटीज़, जो कि जमहूरियत पसंद नहीं हैं, जो कि अपनी पार्टीज़ में अपने इर्द गिर्द बिल्कुल इख्तिलाफ राय पसंद नहीं करती, उनसे हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो मुल्क में जमहूरियत लाएं, कि वो मुल्क में हर तबके की आवाज़ सुनने के लिए राज़ी हो सकें। नदीम अफजल चंद साहब ने इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़े की खबर के बाद वज़ीर आज़म साहब ने सबको इत्तला है हमारी कि कहा कि भाई खुफिया रखें, ये बातें तशहीर के लिए नहीं होती हैं, जो बातें काबीना के अंदर और काबीना के स्पोक्स पर्सन्स के दरमियान हों। हमारी ये भी इत्तला है कि कुछ लोगों ने उनको मशवरा दिया कि आप इस्तीफ़ा कबूल ना करें, लेकिन अगर ऐसा कोई मशवरा या कोई तजवीज़ आई थी, उसको भी ओवरराइड कर दिया गया और फौरी तौर पे नदीम अफजल चंद साहब का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया। और इस्तीफ़े की नौबत क्यों आई? क्योंकि नदीम अफजल चंद साहब अगर इख्तिलाफ़ राय रखते थे तो उनको ये शायद महसूस हुआ हो कि उनकी जगह काबीना में नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को ले लें तो वो कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान में तो हमने बहुत ही ज़्यादा कदगन देखा है, लेकिन यूएसए में भी आपने देखा क्या हुआ, यूके में भी आपने देखा, टर्की हो, चाइना हो, इंडिया हो, आज बल्कि हम युगांडा के इलेक्शंस का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हम जैसे लोग नहीं इंतज़ार कर रहे, क्योंकि 35 साल के बाद भी युगांडा में कोई जमहूरियत की ख्वाहिश भी नहीं कर सकता। और इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ना सिर्फ हमारे माशरे में एक रिवाज है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ खौफ तफरीक फैला के, चाहे मज़हब का इस्तेमाल हो, नेशनलिज़म का इस्तेमाल हो, एक शख्सियत को उभरने का मौका दें। कुछ चिकन एंड एग सिचुएशन है कि पहले क्या हुआ? क्या पहले कुछ कौमों ने, कुछ नस्लों ने, कुछ ममालिक ने ये महसूस किया कि उनके साथ, उनकी तहज़ीब के साथ, उनके मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है? क्या इस वजह से उनको गुस्सा आया और उन्होंने अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग को, या अपने जो आइडेंटिटी है, शनाख्त है, उसको रजिस्टर करने के लिए एक हाइपर नेशनलिस्टिक या हाइपर रिलीजियस लिबादा उड़ा? या क्या कुछ ऐसी बिजनेस इंटरेस्ट हैं, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं, जो कि ऐसे लोगों को चुनते हैं जो सिर्फ अपनी ज़ात का एजेंडा आगे पुश करना चाहते हैं, जो सिर्फ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, जो सिर्फ प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, और उनको ला के हम पे इसलिए मुसल्लत करते हैं क्योंकि वो हमारे खौफ को, हमारी इनसिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? आई थिंक दोनों ही है। और इस वक्त रादर देन कि हम ये सोचें कि इमरान क्यों हिमाकतें कर रहा है, या इमरान की काबीना क्यों रोज़ को गलत हरकत करती है,
हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम शख्सियाती सियासत और ज़ात परस्ती के खुद शिकार नहीं हैं? क्या हम में कुव्वत बर्दाश्त है किसी और मज़हब के लिए, किसी और फ़िरके के लिए, किसी और रंग व नस्ल के लिए? ये हाइपर नेशनलिज्म क्या हर जगह नहीं है? यूएस में है, वाइट्स में है, पाकिस्तानियों में है, मुसलमानों में है। इंडिया में बड़ी रिग्रेट के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अब एक ये जो हिंदुत्व की मूवमेंट है उसकी वजह से सोशल फैब्रिक बहुत डिस्ट्रॉय हुआ है इंडिया में। इट मेक्स नो सेंस टू मी, बिकॉज दुनिया जितनी ग्लोबली कनेक्ट हो रही है, ख़ास तौर पे कोविड में जिस तरह हमने देखा, हम सब इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टिविटी में हैं। हमारे बच्चे कोई सऊदीया में बैठा है तो श्रीलंका में रिश्ता भेज देगा, और उसी दौर में हम एक दूसरे को बराबर के घर में बर्दाश्त नहीं करते। हम बॉर्डर्स की, एक दूसरे को मारने की, एक दूसरे की लाशें गिराने की, एक दूसरे से बेरहमी और एक दूसरे से नफरत की बातें करते हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे माशरे में ट्रंप, बोल्सोनारो, इमरान, बोरिस जॉनसन, हम इन लोगों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमने अपने इदारों में, अपने माशरे में, अपने घरों में ना जमहूरियत को पनपने दिया है, ना हौसले से किसी और की बात को सुनने को मौका दिया गया है। हम वो लोग हैं जो कि अपने बच्चों को उनकी पसंद का सब्जेक्ट, मौजू स्कूल कॉलेज में नहीं रखने देते। हम वो लोग हैं जो कि बच्चे को ज़बरदस्ती एक ऐसे करियर में डालते हैं जहां वो शायद शौक ना रखता हो। हम वो लोग हैं जो कि ज़बरदस्ती अपनी पसंद की शादियां करवाते हैं अपने बच्चों से। और अगर हम वाइट सोसाइटी में भी हों तो वहाँ भी हम रेसिज्म, बिगेटरी, प्रेजुडिस इनडायरेक्टली, सबलिमिनल तरीके से डालते हैं, खौफ डालते हैं लोगों के दिल में। और ये हर नस्ल में, हर माशरे में होता है। To me it makes no sense. But those who wish to rule by dividing us, it makes a lot of sense to them.